नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं ये क्या कह दिया, तीखी प्रतिक्रिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यानी कि बुधवार को अयोध्या दौरे पर पहुंची हुई हैं और राष्ट्रपति लगभग 3.5 घंटे अयोध्या में रहेंगी और इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया और राम मंदिर जाने वाले मार्ग पर फूलों से सजावट भी की गई। और इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित नहीं किए जाने संबंधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कुछ समय पहले दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। चंपत राय ने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस नेता द्वारा दिया गया बयान पूरी तरह से असत्य, निराधार और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक सभा में कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया और ये राहुल गांधी के इस वाक्य पर गंभीर आपत्ति है। यह असत्य है, निराधार है और भ्रामक है। राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था और चंपत राय ने कहा कि हम बताना चाहते हैं कि अयोध्या में आयोजित शुभ ये समारोह भारत के आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद दोनों को आमंत्रित किया गया था इस कार्यक्रम में। और भारत की प्रगति में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों, गरीबों, संत महात्माओं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग और तमाम गणमान्यों को आमंत्रित किया गया था। 30 अप्रैल 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया के नई दिल्ली संस्करण में राहुल गांधी जी के भाषण को उद्धृत किया गया है। राहुल जी ने गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था। हम उन्हें ये भी बता देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक गरीब ऐसे समाज के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था और वे पधारे थे। संत महापुरुष, समाज जीवन में यश प्राप्त करने वाले और अपने कार्यों से हिंदुस्तान की मान मर्यादा बढ़ाने वाले, भारत सरकार ने जिन लोगों को पद्मश्री दिया, ऐसे तमाम लोगों को जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग से जुड़े हैं, वो इस कार्यक्रम में। सीधे महाराष्ट्र के सांगली चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। कि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये वही भारत है और ये नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से ये नया भारत आज दुनिया का सिरमौर बन रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज भारत के अंदर अन्नदाता किसान आत्महत्या नहीं करता है। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। नौजवान पलायन नहीं करता है। नौजवान के लिए पीएम स्टार्टअप की योजना है, पीएम स्टैंड अप की योजना है, पीएम मुद्रा की योजना है। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं नौजवानों के लिए कार्य कर रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित नहीं, बल्कि अब तो उनके सशक्तिकरण के लिए
3 करोड़ ड्रोन लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपने अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, ये वही भारत है जिसने 10 वर्ष के अंदर लोगों को दिखाया है कि देश की विपत्ति में कैसे सहयोग किया जाता है। याद करिए, इस देश पर आपने राहुल गांधी को भी देखा होगा। जब भी देश पे संकट आता है, देश में कोरोना का संकट आया, देश में भी आपदा आई, राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़ करके भागते हैं। आपने देखा होगा, कोविड आया था, वो इटली चले गए। देश के अंदर कहीं कोई आपदा आती है, अर्थक्वेक आता है, कहीं कहीं पर फ्लड आती है, वह छोड़ करके फिर इटली भाग जाते हैं। बहनों और भाइयों, जब इटली ही जाना है तो काहे चुनाव में आप यहां समय बर्बाद करते हैं? जाओ ना, इटली में ही रहो। भारत के बाहर जाएंगे, भारत की निंदा करेंगे, और भारत के अंदर आएंगे तो भारत को ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे जैसे इनकी पोती हो भारत। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, मोदी जी 10 वर्ष में न किसी से डरे हैं, न हटे हैं, न डिगे, न झुके हैं। मजबूती के साथ सीना तान करके भारत को विकास की नई बुलंदी तक पहुंचाने के लिए तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोग, बहनों और भाइयों, देश के अंदर आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की हर वर्ष सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस की कमीशन खोरी पर मोदी जी ने लगाम लगाने का काम किया, क्योंकि हर गरीब का जनधन अकाउंट खुल गया। 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुल गया। अब दिल्ली और मुंबई से आने वाला पैसा गरीब के खाते में जाता है, किसान के खाते में जाता है, महिलाओं के खाते में जाता है। उस पर कोई सेंधमारी नहीं कर सकता। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का एलपीजी का सिलेंडर पहुंच गया है। 4 करोड़ गरीबों के पीएम आवास बन गए हैं। ये सब कुछ 10 वर्ष में मोदी जी ने किया। क्या किसी का चेहरा देखकर, किसी की जाति देखकर, किसी का मत और मजहब देखकर? नहीं। मोदी जी का एक ही मंत्र था, वह था सबका साथ और सबका विकास। एक तरफ विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी जी के मार्गदर्शन में गडकरी जी ने हाईवे का एक लंबा जाल देश के अंदर पहला दिया। 1947 से लेकर 2014 तक जितने हाईवे बने थे, 2014 से 2024 के बीच में उसके दुगने हाईवे बन गए हैं देश के अंदर। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ और विपक्षियों को आड़े हाथों लेते हुए। बढ़ते आगे और बात करते हैं आंकड़ा सटीक एकदम ठीक। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है और 19 अप्रैल और 26 अप्रैल 2024 को पहले और दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के चुनाव समाप्त होने के करीब 4 दिन बाद अब चुनाव आयोग ने दोनों फेज के चुनाव में वोटिंग का सटीक डाटा शेयर किया है और चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आंकड़ों में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी भी देखी गई। पहले भी बताया गया था कि आखिरी आंकड़े आने तक वोटिंग प्रतिशत में इजाफा देखने को मिल सकता है। चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार को 2 फेज में चुनाव का जो डाटा है वो शेयर किया गया। इसमें बताया गया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। आयोग ने बताया कि पहले चरण में 102 सीट के लिए मतदान 66.22% और पुरुष और 66.07 महिला
का जो मतदान रहा, मतदाताओं ने वोटिंग की और दूसरे चरण में 88 सीट के लिए 66.99% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 69.64% मतदान हुआ था और पहले चरण के मतदान के बाद शेयर किए गए डाटा में कुल 60.03% वोटिंग दिखाई गई थी। 2024 के दूसरे चरण के शुरुआती आंकड़ों में करीब देखा गया कि 61%, 60.96% मतदान हुआ। हालांकि यह सभी केंद्रों से आखिरी अपडेट आने तक इस आंकड़े में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। और आगे बात करते हैं फिसली जुबान और मचा घमासान। इटावा जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के रायनगर में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवपाल सिंह यादव की जुबान फिसली और भरे मंच से संबोधन के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आप लोगों को अखिलेश को सुनना है और इसीलिए 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी मार्जिन से जिताना है। और शिवपाल सिंह यादव के संबोधन को सुनकर लग रहा है कि मानो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने अंदरूनी आरोप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। आप सब लोगों को सुनना है और आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है और इसलिए भी जिताना है, आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं। आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मंच से समाजवादी पार्टी और चाचा भतीजे एक मंच पर नजर आए और शिवपाल यादव ने साफ तौर पर जसवंत नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हालांकि देखा जाए यहां पर शिवपाल यादव की जो जुबान है वो फिसलती हुई नजर आई। आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है और इसलिए भी जिताना है, आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं। तो जुबान फिसली, तो कहना कुछ और चाह रहे थे शिवपाल यादव इस चुनावी मंच से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भारी मार्जिन से जीत दिलाना है और ये जुबान फिसली, क्योंकि ऐसे चुनावी जनसभा में देखा जाए तो चाचा भतीजे का जो प्यार, जो बुलावा एक्सेप्ट किया शिवपाल यादव ने और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रमोद दीक्षित इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जिस तरीके से शिवपाल यादव की जुबान फिसली और उन्होंने इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। हालांकि ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए जसवंत नगर पहुंचे हुए थे। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा की जो क्षेत्र पड़ने वाला है जसवंत नगर इटावा विधानसभा की अगर बात की जाए तो आज वो रायनगर गांव में अखिलेश यादव के साथ में शिवपाल सिंह यादव पहुंचे थे और बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में खुले सपा के मंच से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताने की बात कही है। या तो फिर इसको कहा जाए कि उनकी जुबान फिसली है
या फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जो उन्होंने 25 अप्रैल को जावा इसी जसवंत नगर विधानसभा में बीजेपी में आने का निमंत्रण दिया था, उसको स्वीकार करते हुए सपा के मंच पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी मार्जिन से जिताने की प्रमोद, जिस लिहाज से और जिस विश्वास से आमंत्रित किया गया इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए, और शिवपाल यादव ने साफ तौर पर भी कहा कि अखिलेश यादव की बात को सुना जाए और 7 मई को मतदान किया जाए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमत के साथ जिताने का काम किया जाए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये जुबान फिसली या फिर शिवपाल यादव कहना कुछ और चाह रहे थे, तो क्या से क्या हो गया। बढ़ते आगे और बात करते हैं पर्सनैलिटी, कैलिबर, नई राह, नए तेवर। टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और अब वो एक्टिंग के साथ साथ राजनीति भी करती दिखेंगी। रूपाली फिलहाल अनुपमा सीरियल से टीवी इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं और एक्ट्रेस के जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है, और लेकिन वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बताती हैं। फेमस एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने राजनीति में कदम रख दिया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें कि रूपाली के साथ ही फिल्म डायरेक्टर की बात करें, अभय जोशी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है और अभय ने कई मराठी फिल्में डायरेक्ट की हैं। ये प्रख्यात ज्योतिष भी है। प्रवीण गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, देखा जाए तो अब टीवी इंडस्ट्री से भी लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से रूपाली गांगुली ने थामा। कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, जितने भी एक्टर्स हैं, टीवी एक्टर्स हैं या फिल्म एक्टर्स हैं, और जो लोग क्या कहते हैं, जो लोग डायरेक्टर्स हैं, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुन रहे हैं और लगातार पार्टी में आ रहे हैं। इससे पहले भी गांगुली जी से पहले भी सन्नी देओल जो है, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज माने जाते हैं, उन्होंने भी बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी और पिछली बार सांसद का चुनाव लड़ा था। उसी तरीके से कहीं ना कहीं आज इन्होंने गांगुली जी ने जो बीजेपी ज्वाइन की है, तो कहीं ना कहीं ये भी किसी न किसी सीट पे दावेदारी करती हुई नजर कहीं ना कहीं आएंगी और उसी के चलते इन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, अब इसका कितना फायदा आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं आरोप संगीन, दिशाहीन, नेतृत्व विहीन। देश में अगले कुछ महीने सियासी हलचल से भरपूर रहने वाले, क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के रूप में लोकसभा चुनाव जारी है और विभिन्न सियासी दल इन चुनाव में बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अपनी अपनी रणनीतियों पर अमल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को दिशाहीन और नेतृत्व विहीन बताते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि इस पार्टी के नेताओं ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को बदनाम करने के कुत्सित प्रयास किए। और मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, दुर्भाग्य से आजादी के बाद वो दिशाहीन हो गया और आज तो वो नेतृत्व विहीन भी हो गया। दिशाहीनता का ही दुष्परिणाम है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने लगातार भारत की सभ्यता और संस्कृति को कोसने, अपमानित करने और सनातन धर्म को हर प्रकार से बदनाम करने के कुत्सित प्रयास किए। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। जेल से आजादी, अब प्रचार की बारी। पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जेल से रिहाई मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो बरेली की जेल से रिहा हो गए। जेल से निकलने के बाद धनंजय ने कहा कि मुकदमा फर्जी है, वरना जमानत नहीं मिलती। ये भी कहा कि वो जौनपुर से पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। धनंजय सिंह ने जेल से निकलकर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी। 2020 में फर्जी मुकदमा दायर किया गया था और मेरे ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे जमानत दी। मेरी पत्नी बहुजन समाजवादी पार्टी से जौनपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं और यहां से सीधा जौनपुर अपने क्षेत्र में
जाऊंगा और उनके लिए प्रचार करूंगा। फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे खेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। सर क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। क्या चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? अपराधियों के विषय में बात करूंगा। सर आपको निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? अरे रुकिए रुक जाइए यार, अरे रुक जाइए, आप धक्का मत। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।